हे गाइस, कंप्लीट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन पॉलिटी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर हम पूरा संविधान, पूरी पॉलिटी कंप्लीटली कवर कर रहे हैं। इसमें हम फंडामेंटल राइट्स अभी तक कवर कर रहे थे, जिसमें हमने आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 28 तक कवर किया है। इस वीडियो में हम आर्टिकल 29 और 30, अनुच्छेद 29 और 30 कवर करेंगे, जिसमें संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार के बारे में बात की गई है, यानी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत। आर्टिकल 29-30 इसको हम पूरा डिटेल में कवर करेंगे। और जो लोग नए उनके लिए इन्फॉर्मेशन कि हम हर वीडियो में जो ही टॉपिक्स पढ़ाते हैं उसकी प्रैक्टिस भी देते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर प्रैक्टिस की लिंक पा सकते हैं, उसमें क्लिक कर आप वेबसाइट विजिट करेंगे, जहाँ पर उस वीडियो से रिलेटेड आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 29 यानी अनुच्छेद 29, आर्टिकल 29, इसमें हम अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण की बात करते हैं, यानी माइनॉरिटीज के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं आर्टिकल 29 में। इसमें क्या कहा गया है ये बात करते हैं। नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। तो महत्वपूर्ण चीज क्या है कि नागरिकों के किसी भी अनुभाग यानी उसके किसी भी पर्टिकुलर पार्ट को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लैंग्वेज, लिपि यानी स्क्रिप्ट या संस्कृति है यानी कल्चर है, तो उनके पास इस लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को बनाए रखने का, उसको प्रोटेक्ट करने का अधिकार होगा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर नागरिकों की बात की गई है, तो सिर्फ और सिर्फ जो भारत के नागरिक हैं, सिटीजन्स हैं, उन्हीं को ये अधिकार है। इसमें आगे क्या बोलता है कि राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी संस्था, शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति या भाषा या इनमें से किसी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर इक्वालिटी की बात की गई। तो जो भी जो राज्य द्वारा पोषित, जो राज्य निधि से सहायता पाने वाले जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो उनमें प्रवेश में किसी भी नागरिक को किन आधारों पर वंचित नहीं किया जा सकता है। वो है धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी अधिकार पर। तो यहाँ पर माइनॉरिटीज जो अल्पसंख्यक वर्ग है, उनके उनके उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है कि किसी भी जो राज्य द्वारा फंडेड इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें अगर धर्म या मूल वंश या जाति या भाषा इनमें से किसी भी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा, तो उनको भी प्रोटेक्शन मिलता है इसी के अंतर्गत। आगे क्या बोला जाता है कि उच्चतम न्यायालय में व्यवस्था दी है कि इस अनुच्छेद की व्यवस्था केवल अल्पसंख्यकों के मामले में ही नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने इसको डिस्क्राइब किया है कि जो इस अनुच्छेद में जो बातें की गई हैं सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यकों के मामले में ही नहीं, क्योंकि अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो इसमें क्या लिखा है, नागरिकों के किसी भी अनुभाग को, यहाँ पर अल्पसंख्यक शब्द को उपयोग नहीं किया गया है। तो उच्चतम न्यायालय ने इसको डिस्क्राइब किया है कि इसमें जो राइट्स मिले हैं वो सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज यानी अल्पसंख्यक को नहीं मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि नागरिकों के अनुभाग शब्द का अभिप्राय अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक दोनों से है। तो इसमें माइनॉरिटीज और मेजॉरिटी भी हैं। जैसे कि भारत में हिंदी भाषा है, तो हिंदी भाषी जितने भी लोग हैं वो अगर बोलें कि उन्हें अपनी हिंदी भाषा को प्रोटेक्ट करने का अधिकार है, तो वो माइनॉरिटी में नहीं आते हैं। लेकिन आर्टिकल 29 के अंतर्गत उनकी अपनी विशेष भाषा है, तो उनके पास उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि नागरिकों के अनुभाग का जो अभिप्राय है वो सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यक वर्ग से नहीं है, बल्कि बहुसंख्यक यानी मेजॉरिटी वर्ग से भी है। आगे उच्चतम न्यायालय ने इसमें बोला है कि भाषा की रक्षा में संरक्षण हेतु आंदोलन का अधिकार भी शामिल है। तो भाषा की रक्षा में संरक्षण हेतु आप आंदोलन भी कर सकते हैं। जैसे कि भारत में आज़ादी के बाद कई बार भाषा के संरक्षण हेतु काफ़ी आंदोलन हुए हैं। जब 1960 से 70 के बीच साउथ लैंग्वेजेस के प्रोटेक्शन से रिलेटेड भी कुछ आंदोलन हुए थे। तो वो सारी चीज़ें आर्टिकल 29 प्रोवाइड करता है, ये राइट्स, कि अगर भाषा के संरक्षण हेतु कोई आंदोलन करता है तो वो गलत नहीं होगा। और भाषा के संरक्षण हेतु राजनीतिक भाषण या वादे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का उल्लंघन नहीं करते हैं। तो कोई भी लीडर या नेता अगर ऐसे वादे करता है कि भाषा के संरक्षण हेतु वो कुछ काम करेगा,
तो वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, जिसे हिंदी में बोलते हैं जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, तो ऐसे भाषण, ऐसे वादे इस एक्ट का उल्लंघन नहीं करते हैं। तो ये कंप्लीट हुआ आर्टिकल 29। अब बात करते हैं आर्टिकल 30 यानी अनुच्छेद 30 की। यह है शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक शब्द का उपयोग नहीं है, लेकिन आर्टिकल 30 में साफ तौर पर अल्पसंख्यक शब्द का उपयोग किया गया है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 30, इसमें क्या बोलते हैं कि अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों, चाहे वो धार्मिक हो या भाषाई हो, उनको निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है। तो किस प्रकार के अल्पसंख्यकों की बात की गई है? धार्मिक अल्पसंख्यक या भाषाई अल्पसंख्यक। तो कोई माइनॉरिटी रिलीजन को बिलोंग करता है या माइनॉरिटी लैंग्वेज स्पीकिंग ग्रुप को बिलोंग करता है, तो उनके पास ये राइट्स अवेलेबल हैं। क्या बात है इसमें? पहली है कि सभी अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा। तो जो भी इस प्रकार के जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, धार्मिक या भाषाई, वो अपनी रुचि की शिक्षा संस्थान, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, उनको स्टैब्लिश कर सकते हैं, उनकी स्थापना कर सकते हैं और उनका प्रशासन कर सकते हैं। यह अधिकार उनको आर्टिकल 30 के अंतर्गत मिला हुआ है। दूसरा है राज्य द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग शिक्षा संस्थान की किसी संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए निर्धारित क्षतिपूर्ति रकम इतनी हो जिससे उनके प्रत्याभूत अधिकार निर्बंधित या निराकृत ना हो। तो आपको पता होगा 1978 तक राइट टू प्रॉपर्टी का जो अधिकार था वो मूल अधिकार था, लेकिन 1978 के बाद ये अधिकार मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया और उसे नॉर्मल राइट्स के अंतर्गत रखा गया। तो उसके बाद 1978 के बाद सरकार जो है वो आपकी प्रॉपर्टी आपसे ले सकती है। तो उसी के विषय में बोला गया है कि अगर अल्पसंख्यक वर्ग शिक्षा संस्थान की किसी संपत्ति का सरकार अर्जन उसको उससे लेती है, तो इतनी रकम उनको दे बदले में, जिससे कि जो उनका अधिकार है उसको स्थापना करने का, शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने का, वो खत्म ना हो, वो कम ना हो। उनके द्वारा जो चुकाई गई रकम होनी चाहिए, सरकार द्वारा जो चुकाई गई रकम होनी चाहिए ऐसी संपत्ति का अर्जन करने के लिए, वो पर्याप्त मात्रा में हो, जिससे उनका अधिकार का संरक्षण बना रहे। जिस 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निश्चित किया गया। तो ये मैंने पहले ही बताया है कि 1978 के बाद ये मूल अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है राइट टू प्रॉपर्टी। आगे बताते हैं कि शिक्षा संस्थानों को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। तो यहाँ पर भी अल्पसंख्यक वर्ग के राइट्स की बात की जा रही है कि अगर राज्य किसी भी शिक्षा संस्थान को सहायता देता है तो अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में अगर जो धर्म या भाषा के आधारित अल्पसंख्यक वर्ग है उनके प्रबंध में अगर कोई ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। सरकार उनको भी इक्वली प्रोटेक्ट करेगी, उनको भी इक्वली सहायता प्रदान करेगी। ये स्पेसिफिक तौर पर आर्टिकल 13 बोला गया है और इससे साफ जाहिर होता है कि संविधान निर्माता अल्पसंख्यक वर्ग को कंप्लीटली प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं। इसमें आगे बात की जाती है कि अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया। ये शब्द तो लिखा है लेकिन इसको परिभाषित नहीं किया गया है कि कितने लोग मिलके अल्पसंख्यक होंगे, किस प्रकार से कोई वर्ग बोल सकता है कि मैं भारत में अल्पसंख्यक वर्ग होता हूं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो कहीं भी डिफाइन नहीं है और इस तरह के बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि अल्पसंख्यक शब्द डिफाइंड है या नहीं डिफाइंड है, आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक शब्द का उपयोग किया गया है या नहीं किया गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं, जिन लोगों ने डिटेल में पढ़ा होगा, जिन लोगों ने अगर ये वीडियो देख लिया तो वो लोग कर लेंगे, लेकिन जिन लोगों ने सिर्फ ऊपर ऊपर से देखा होगा वो लोग इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके लिए आपको डिटेल्ड स्टडी करनी पड़ेगी, जो कि हम इस पूरी संविधान सीरीज में डिटेल्ड में कवर कर रहे हैं। तो जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं वो इस सीरीज के बाद पूरे संविधान में ऐसे क्वेश्चंस कर सकेंगे जो आपके फ्रेंड्स जिन्होंने नॉर्मल कहीं से स्टडी किया है वो नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ही एलीट लेवल का कोर्स आपको मिल रहा है यहाँ पर।
क्योंकि बहुत ही डिटेल्ड, मैं खुद इस कोर्स को बनाने में डिटेल्ड मेहनत करता हूँ, तो आपको मैं ऐसी चीज़ दे रहा हूँ जो बेस्ट है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 30, अपने बच्चों को अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा में शिक्षा दे सकता है। तो अल्पसंख्यक वर्ग है, वो अपने बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा देने का अधिकार उसके पास है। वो अपनी शिक्षा को, अपनी भाषा को आगे बढ़ाना चाहता है पीढ़ी दर पीढ़ी, तो अपने बच्चों को उस भाषा में वो शिक्षा दे सकता है ताकि उनकी भाषा का संरक्षण बना रहे। इसी के तहत बताया गया है कि 3 प्रकार के अल्पसंख्यक संस्थान हैं भारत में। कौन कौन से हैं? पहला है राज्य से आर्थिक सहायता एवं मान्यता लेने वाले। दूसरा है राज्य से मान्यता प्राप्त परंतु आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं करते हैं। वो तो इन दोनों के लिए क्या है, इन दोनों के पास अधिकार क्या है कि वो राज्य के अनुसार शिक्षण, स्टाफ, पाठ्यक्रम, शैक्षणिक मानक, अनुशासन आदि। तो ये सारी जो पहले दूसरे हैं, पहला कौन सा है? राज्य से जो आर्थिक सहायता लेते हैं और मान्यता लेते हैं। दूसरा कौन सा है? जो राज्य से मान्यता लेते हैं लेकिन आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं करते। तो इन दोनों ही प्रकार के जो अल्पसंख्यक संस्थान है उनके पास क्या अधिकार है कि राज्य डिसाइड करेगा, सरकार डिसाइड करेगी कि उनका शिक्षण क्या होगा, उनका सिलेबस क्या होगा, स्टाफ क्या होगा, पाठ्यक्रम क्या होगा, शैक्षणिक मानक यानी किस प्रकार के स्टैंडर्ड्स होंगे वहां पे फॉलो किए जाएंगे, क्या डिसिप्लिन होगा। तो ये सारी चीजें सरकार डिसाइड करेगी। लेकिन जो तीसरा प्रकार का शैक्षणिक संस्थान है जो राज्य से मान्यता एवं सहायता नहीं लेता है, वहां पर वो प्रशासनिक मामले में स्वतंत्र है परंतु सामान्य कानून के अंतर्गत उसको रहना पड़ेगा। तो वहां पर वो अपना डिसाइड कर सकता है किस तरीके से उसको करना है। वहां पर सरकार ने डिसाइड करेगी क्या सिलेबस होगा, क्या स्टाफ होगा, क्या किस प्रकार से पढ़ाई होगी, उसमें वो स्वतंत्र है। लेकिन जो नॉर्मल इंडिया का जो कॉमन लॉ है उसके अंतर्गत रहकर ही उसे काम करना पड़ेगा। कंप्लीट फ्रीडम नहीं मिलती है इसके अंतर्गत। एक इंपॉर्टेंट केस है सेक्रेटरी ऑफ मलंकारा सीरियन कैथलिक कॉलेज केस 2007 में। इसमें उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यकों के अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकार शामिल है। तो इसमें क्या अधिकार हैं वो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताए हैं। अल्पसंख्यक वर्ग के पास अपनी शासी निकाय गवर्निंग बॉडी को चुन सकता है, उसको चुनने का अधिकार। शिक्षण कर्मचारी जैसे शिक्षक हो गया, व्याख्याता हो गया, तथा अन्य कर्मचारियों जो शिक्षक के अलावा जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कर्मचारी होते हैं, जो नॉन टीचिंग स्टाफ होता है, उनको भी नियुक्त करने का अधिकार तथा लापरवाही के मामले में उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार ये अल्पसंख्यक वर्ग के पास होगा। अपनी संपत्ति का संस्थान के हित में उपयोग करने का अधिकार। तो ये चीज बताई गई है इस केस में। दूसरा है देश का सामान्य कानून जो राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय सुरक्षा, समाज कल्याण, लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य आदि संबंधित है, वो अल्पसंख्यक संस्थानों पर भी लागू होगा। तो जो नॉर्मल कानून है, जो कॉमन लॉ है, वो अल्पसंख्यक संस्थानों पर भी लागू होगा। कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं मिलती है, सिर्फ और सिर्फ एक लेवल तक इंडिपेंडेंस मिलती है जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय हित, समाज कल्याण, इन सारी चीजों का इफेक्ट किए बिना चला सकते हैं वो लोग। तीसरा, इस अधिकार के अंतर्गत कुप्रबंधन शामिल नहीं है। ठीक है, मिस गवर्नेंस नहीं कर सकते आप। तो ये हुआ आर्टिकल 29 और 30 जिसको हमने कंप्लीटली कवर किया है। और इस वीडियो को देखने के बाद अब कोई भी क्वेश्चन इससे नहीं बनेगा। सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।